वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो कुछ इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, तो हमने कैनाल से क्वेश्चन लिया है पहले कि नहर हेडवर्क्स पहाड़ी खंड के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नहर हेडवर्क्स जो हैं, नहरों का हम अक्सर हेडवर्क्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ताकि पानी को रोक सके। तो नहर हेडवर्क्स पहाड़ी खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 1, परगामी जल निकास बनाने पड़ते हैं, अधिक संख्या में प्रपातों का निर्माण होता है, बहुत अधिक कटाई और भराई करनी पड़ती है। उपरोक्त सभी। तो नहर हेडवर्क्स पहाड़ी खंडों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि परगामी जल निकास बनाने अधिक संख्या में प्रपातों का निर्माण होता है, बहुत अधिक कटाई भराई करनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बहुत नहर हेडवर्क्स पहाड़ी खंडों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि परगामी जल निकास बनाने पड़ते हैं, अधिक संख्या में प्रपातों का निर्माण होता है और बहुत अधिक कटाई भराई करनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं तो बहुत कुछ काटना पड़ेगा और बहुत कुछ भरना पड़ेगा, इसलिए नहर हेडवर्क्स नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेल्टा खंड में पानी की गति बहुत धीमी होती है। तो सिल्ट की मात्रा डेल्टा खंड में पानी की गति बहुत धीमी होती है, तो सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। जब सिल्ट की मात्रा अधिक होती है तो डेल्टा खंड में पानी की गति भी बहुत धीमी होती है। तो पानी गति धीमी होने का कारण क्या है कि सिल्ट की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, नहर हेडवर्क्स के लिए अनुपयुक्त है मैदानी खंड, अर्ध पहाड़ी खंड, पहाड़ी खंड और कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पहाड़ी खंड। नहर हेडवर्क्स के लिए अनुपयुक्त है पहाड़ी खंड। बांध और बियर में मुख्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4, बांध व बियर में मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? जलाशय में एकत्रित पानी को बांध के ऊपर से निकलने दिया जाता है। जलाशय में इकट्ठे पानी को बांध के ऊपर से नहीं निकलने दिया जाता, जबकि बियर के ऊपर से नदी का जल मुक्त रूप से निकलता रहता है। तो यहाँ समझ लो कि जो हमारा बांध होता है, तो बांध किसी भी एरिया, हमने कोई नहर जा रही है तो नहर पे हमने कोई बांध बनाया यहाँ पे, तो बांध का कार्य तो ये है कि इसके ऊपर से कोई भी पानी का फ्लो नहीं होगा। जो भी पानी का फ्लो होगा वो नीचे से ही जाएगा होके इस तरीके से, तो ये ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता। तो बांध होता है। तो जलाशय में एकत्रित पानी को बांध के ऊपर से नहीं निकलने दिया जाता है, जबकि बियर के ऊपर से अब बियर क्या होती है? ये कोई नदी है, और हमने यहाँ पे कोई बियर बना दिया। बियर के ऊपर से कोई पानी का फ्लो हो सकता है। अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक में बना के दिखाऊं तो थोड़ा क्रिटिकल तो होगा, बट फिगर बन जाएगी। ऐसे मानिएगा ये हमारे पास कोई नहर खंड, मान लीजिए नहर खंड है। अब इस नहर खंड में मुझे कुछ बनाना है, बियर बनाना है। तो बियर बनाने के लिए मुझे कुछ दीवार मैंने इस तरीके से बना दी। अब पानी का जो फ्लो हमारा हो रहा है, किस तरीके से पानी का फ्लो हो रहा है, तो वो बियर पानी इसके ऊपर से चला जाएगा वो। तो बियर कुछ ऊंचाई पे एक रोक बना दी जाती है, फिर इसके ऊपर से पानी का फ्लो होता रहता है।
और जो बांध होता है, जो डैम होता है, डैम में कंडीशन ये होती है कि हमारे पास इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको। तो डैम ये होता है कि जब हम कोई डैम बनाते हैं तो वो पूरे को ही हम रोकते हैं। यहाँ पे हमने डैम बना दिया तो पानी हमारा इसके ऊपर से फ्लो नहीं कर सकता। तो कहने का सेंस ये है कि बांध पे बियर में मुख्य अंतर क्या है। जलाशय में एकत्रित पानी को बांध के ऊपर से नहीं निकलने दिया जाता है, जबकि बियर के ऊपर से नदी का अतिरिक्त जल मुक्त रूप से निकलता रहता है। ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ए है। बांध व बियर में मुख्य अंतर। बांध और बियर। बैराज में प्रति प्रवाह, बैराज में प्रति प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? फाटकों द्वारा। बैराज जो बना हुआ होता है, तो बैराज होते हैं उसमें फाटक लगे हुए होते हैं। बस बैराज में डिफरेंस होता है कि जो बैराज होते हैं हमारे, सपोज यहाँ पे एक नदी बह रही है, सॉरी यहाँ पे कोई एक नदी का फिगर मैंने लिया, ठीक है। ये एक नदी बह रही है, अब मुझे बनाना है यहाँ पे बैराज। तो बैराज में हमने यहाँ तक तो एक पार्ट लिया, इसके ऊपर हमने कुछ फाटक लगा दिए यूँ करके। तो फाटकों को जब हम खोलेंगे, फाटक खोलने से भी पानी का फ्लो होगा। तो कहने का सेंस ये था कि बैराज में प्रति प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? फाटकों द्वारा। तो प्रति प्रवाह जो होता है वो फाटकों द्वारा हम करते हैं बैराज में। तो बैराज जैसे कि यहाँ पे बना रखा है बिजनौर के, और अपने कॉलेज के पूछे बना रखा है बैराज। अगर कोई बस से बिजनौर गया हो तो मालूम होगा कि बैराज पड़ता है तो वहाँ फाटक लगे हुए हैं, फाटकों से हम पानी को का फ्लो कराते हैं। FRL का पूरा नाम क्या है? FRL का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है सी। फिनिश्ड रोड लेवल। FRL का पूर्ण नाम है फिनिश्ड रोड लेवल। क्वेश्चन नंबर 6 का है सी। विभाजक दीवार की ऊंचाई रखी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन दीवार की ऊंचाई रखी जाती है। 7 का ए 1.5 से 2.5 मीटर तक। नदी के पानी को खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर जो स्थायी संरचना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नदी के पानी को खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर जो स्थायी संरचना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का बी। नहर कंट्रोल। नहर मुख्य नियंत्रक बनाया जाता है। नहर मुख्य नियंत्रक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। बियर के एक्सिस के 90 डिग्री से 110 डिग्री पर। बियर के अक्ष के 90 डिग्री से 110 डिग्री पर सिल्ट को नहर में जाने से रोकने का उपाय है। जो सिल्ट जो नहर में नहीं जाए तो बाढ़ के समय नहर बंद करके नहर कंट्रोल की शिखर ऊंचा रखकर अधोश्लेषों को सीढ़ी नीचे रखकर और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। तो डी का मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा कि सिल्ट को नहर में जाने से रोकने का उपाय क्या है? बाढ़ के समय नहर बंद करके। अब बाढ़ के समय नहर आप बंद कर देंगे तो बाढ़ का पानी नहर में नहीं जाएगा, जिससे सिल्ट नहीं जाएगी। नहर कंट्रोलर की शिखर ऊंचा रखकर नहर जो कंट्रोल रेगुलेटर है, नहर कैनाल रेगुलेटर का जो है
शीर्ष ऊंचा रखकर और अध स्लूसों की सिल नीची रखकर। अध स्लूसों की सिल जो सिल है, अधलूसों की जो सिल है वो नीचे रखकर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, बियर के डिजाइन के लिए खोसला के सुरक्षित निर्गम ढाल का मान निम्नलिखित प्रकार की मृदा के लिए न्यूनतम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है बी, बारीक रेत। बियर के डिजाइन के लिए खोसला के सुरक्षित निर्गम ढाल का मान निम्नलिखित प्रकार की मृदा के लिए न्यूनतम होगा। बारीक रेत के लिए एक विभाजक भित्ति बनाई जाती है। एक विभाजक भित्ति बनाई जाती है बिराज के एक्सिस के समकोण पर। नदी प्रवाह के किस चरण में नदी का तल अधिकतम ढाल वाला होता है? नदी प्रवाह के किस चरण में नदी का तल अधिकतम ढाल वाला होता है? पहाड़ी, डेल्टा, घाटी, बोल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है पहाड़ी। जाहिर सी बात है कि पहाड़ी में जो ढाल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब नहर के जल तल को अकस्मात नीचे गिरा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब नहर के जल तल को एकदम नीचे गिरा दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बियर, बैराज, बांध, प्रपात कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर प्रपात होना चाहिए। प्रपात बनाना आवश्यक होता है जब खंड पूर्णतः कटाव में हो, पूर्णतः भराव में हो, खंड आंशिक कटाव बांध भराव में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, पूर्णतः भराव में हो। पूर्णतः भराव में होगा तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ पे प्रपात बनाना प्रपात का प्रकार है ओजी प्रपात, खांचा, सीढ़ीनुमा, उपरोक्त सभी। ओजी प्रपात भी होता है हमारा, सिंपल सी बात। सीढ़ीनुमा भी होता है, खांचा नहीं सुना मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा है ए, ओजी प्रपात। प्रपात का प्रकार था ओजी प्रपात। जब नहर को, क्वेश्चन नंबर 17, जब नहर के सामान्य खंड को कुछ लंबाई में संकरा कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? संकरा मीन्स एक छोटा बना दिया सामान्य खंड को। तो क्वेश्चन 17 का हमारा आंसर है बी, फिल्म कहते हैं। जब नहर के सामान्य खंड को कुछ लंबाई में संकरा कर दिया जाता है तो इसको फ्लूम कहते हैं। नहर हेड रेगुलेटर बनाया जाता है नदी के शीर्ष पर, नदी के अंत पर और नदी के मध्य में कोई नहीं। नदी के शीर्ष पर नहर केनाल हेड रेगुलेटर का बनाते हैं नदी के शीर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, नहर हेड रेगुलेटर कार्य करता है। नहर खंड में सिल्ट को आने से रोकता है, नहर मुख को क्षत्रिय धोने से बचाता है, पानी कंट्रोल, उपरोक्त सभी। तो 19 का डी बिल्कुल सही। तो कैनाल रेगुलेटर जो होता है हमारा वो नहर खंड में सिल्ट को आने से रोकता है, नहर मुख को क्षत्रिय धोने से बचाता है, पानी को कंट्रोल करता है, उपरोक्त सभी। कौन सी माप के कण सिल्ट के अंतर्गत आते हैं? कौन सी माप, यानी कि सिल्ट के अंतर्गत सिल्ट की माप कितनी होती है, इसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, 0.06 mm से लेके 0.002 mm, 0.06 mm से 0.002 mm आउटलेट से निकलने पर पानी की शीर्ष हानि। आउटलेट से निकलने पर क्वेश्चन नंबर 21 का है बी, आउटलेट से निकलने पर पानी की शीर्ष हानि न्यूनतम हो जाती है।
आउटलेट से निकलने पर पानी की शीर्ष हानि न्यूनतम हो जाती है। क्रॉस ड्रेनेज क्वेश्चन नंबर 1 आता कि नहर के मार्ग पर पड़ने वाली किसी नदी नाले के ऊपर या नीचे या समतल जो विशेष जलीय संरचना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नहर के मार्ग पर पड़ने वाली किसी नदी नाले के ऊपर या नीचे या समतल पर जो विशेष जलीय संरचना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नहर रेगुलेटर, नहर हेडवर्क्स, क्रॉस ड्रेनेजर वर्क, फुटपाथ। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका आंसर है सी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। सिंपल सी बात तो यह है कि नहर के मार्ग पर पड़ने वाली किसी नदी, आपको नदी पड़ गई, नहर जा रही है तो हम क्या बनाएंगे? वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाएंगे। या नाले के ऊपर या नीचे या समतल पर जो विशेष जलीय संरचना बनाई जाती है उसे कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। परगामी जल निकास, परगामी जल निकास में पूर्ण जल तल FSL फुल सप्लाई लेवल नीचे तो गिराया जा सकता है परंतु ऊपर नहीं उठाया जा सकता। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क में नीचे तो गिराया जा सकता है परंतु ऊपर नहीं, ऊपर तो उठाया जा सकता है परंतु नीचे नहीं गिराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है ए। तो नीचे तो गिराया जाता है, तो FSL होता है फुल सप्लाई लेवल, नीचे तो गिराया जा सकता है परंतु ऊपर नहीं उठाया जा सकता। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है। जो पानी का हमारा जो लेवल है, अब यहाँ बड़े सिंपल से समझना आप कि ये हमारे पास कोई एक नहर है का लेवल है, इसके ऊपर पानी का फ्लो हो रहा है, यूँ करके पानी का ये फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो मैक्सिमम जो पानी का फ्लो हो रहा है वो हमारा ये हो रहा है, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें कहीं पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स करना है तो हम इसके लेवल को डाउन तो कर सकते हैं। इस तरीके से हम लिए कि हमें यहाँ पे कुछ बनाना था तो यहाँ पे हमने कोई पार्ट बनाया, तो जब पानी का लेवल हम नीचे लेके आएंगे तो फिर ये ऊपर उठ सकता है। तो लेवल नीचे तो कर सकते हैं बट इस लेवल को ऊपर नहीं उठा सकते। तो यह कहा क्या गया इन्होंने कि क्रॉस ड्रेनेज यानी परगामी जल निकास में FSL नीचे तो गिराया जा सकता है परंतु ऊपर नहीं उठाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब सिंचाई नहर का आधार तल, जो हमारी सिंचाई इरिगेशन नहर का आधार तल नदी नाले की तली से काफ़ी नीचे होता है तो नहर को नाले के नीचे से, सिंचाई नहर का आधार तल नदी या नाले की तली से काफ़ी नीचे होता है तो नहर को नाले के नीचे से निकाल देने के लिए जो विशेष निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइफन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, सुपर पैसेज बोला इन्होंने इसको, सुपर पैसेज। इसका आंसर है सुपर पैसेज। इन्होंने क्या कहा कि जब सिंचाई नहर का आधार तल नदी नाले की तली से काफ़ी नीचे होता है तो नहर को नाले के नीचे से निकाल देने के लिए जो विशेष निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुपर पैसेज। सुपर पैसेज। अगर नहर की तली स्तर और अव्वा का उच्च बाढ़ तल RL क्रम से, अव्वा का उच्च बाढ़ तल नहर की तली का 212, इसका है 210, तब परगामी जल निकास होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए, जल सेतु। साइफन जल सेतु के जल निकासी के लिए पानी का वेग सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, 102 मीटर प्रति सेकेंड। सिंचाई संरचना जो नहर व नाले के मिलन स्थान पर उनके पानी को मिलाए बिना बनाई जाती है
सिंचाई संरचना जो नहर व नाले के मिलन स्थान पर उनके पानी को मिलाए बिना बनाई जाती है कहलाती है। इसका आंसर साइफन होना चाहिए। साइफन तो इसका विकल्प भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर है सी। जल सेतु और उर्ध्वलंघक, ए और बी, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब नदी तथा नहर की तली का तल लगभग समान तल पर हो तब परगामी जल निकास संरचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, समतल पारक। जब समान है तो क्या कहलाएगी? समतल पारक। साइफन जल सेतु में बेरल का व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। साइफन जल सेतु में पक्की बेरल किस आकार की बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी, आयताकार और गोलाकार दोनों। फ्लूमिंग करने से पानी की गति बढ़ जाती है। फ्लूमिंग करने से पानी की गति बढ़ जाती है। प्रवेशिका इनलेट का सिरा एफएसएल से ऊपर होना चाहिए। यदि सिंचाई नहर का आधार तल नाले के बाढ़ जल तल से ऊंचा है तो जल सेतु बनाया जाता है। यदि सिंचाई नहर का आधार तल नाले के बाढ़ जल तल से ऊंचा है तो जल सेतु बनाया जाता है। शारदा प्रपात कम पाद प्रपात के लिए यूज किया जाता है। तो शारदा प्रपात जो है वो कम पाद प्रपात के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर है ए। एक आउटलेट का अधिकतम डिस्चार्ज 0.084 क्यूमेक और न्यूनतम 0.028 रखा जाता है। जलाशय की सतह से बाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। जलाशय की सतह से बाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। नंबर थर्ड का आंसर है सी, एसिटिक एल्कोहल के जरिए। अगर हम एसिटिक एल्कोहल इस्तेमाल करेंगे तो जलाशय की सतह से बाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। एसिटिल एल्कोहल। जलाशय में जमा कुल तलछट प्रवाह के प्रतिशत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सी, जल दक्षता। नदी का प्रवाह किस चरण में और नदी का तल अधिकतम ढाल वाला होता है? नदी का प्रवाह किस चरण में और नदी का तल अधिकतम ढाल वाला होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, पहाड़ी चरण। चलिए, नदी का प्रवाह किस चरण में और नदी का तल अधिकतम ढाल वाला होता है? पहाड़ी चरण में। प्रपात निर्माण के लिए ध्यान रखना चाहिए कि एफएसएल जीएल के बहुत ऊपर हो जाए, फुल सप्लाई लेवल ग्राउंड लेवल के बहुत ऊपर हो जाए। तो प्रपात निर्माण के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जब एफएसएल फुल सप्लाई लेवल हमारा बहुत ऊंचा है ग्राउंड लेवल से। अब जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जैसे कोई नदी बह रही है इस लेवल से, तो ये तो इसका फुल सप्लाई लेवल हो गया एफएसएल। अब ग्राउंड लेवल पे पानी यहाँ आना है। ग्राउंड लेवल बहुत नीचे हो गया तो एफएसएल बहुत ऊपर हो गया और जीएल बहुत नीचे हो गया।
तो पानी जो हमारा है डायरेक्ट नीचे की ओर गिरेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमको, प्रपात डिजाइन करने होते हैं। वह प्रपात जो अनेक छोटे छोटे खंडों में सीढ़ी हुई भांति बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, तो सीढ़ी नुमा प्रपात कहते हैं। शारदा प्रपात कितने गहरे होते हैं? शारदा प्रपात कितने गहरे होते हैं? सी 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर की गहराई है, लगभग 1.5 मीटर। फिलोम प्रपात निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, सीधा गैलेक्सी प्रपात, परवलयिकार गैलेक्सी सीओडी प्रकार का, बी। सीओडी प्रकार का फिलोम प्रपात होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, निमज्जित। शारदा प्रपात में क्रैश तल रखा जाता है। 11 का ए, आर एल बराबर यूएस एफ एस एल माइनस एच। प्रपात के तल की सुरक्षा के लिए पिचिंग डाल रखी जाती है। प्रपात के तल की सुरक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है ए, 1/10। तो जो हमारा प्रपात का जो ढाल है उसका रखा था 1/10। जब नहर के सामान्य खंड को कुछ लंबाई में संकरा कर दिया जाता है तो इसे फ्लूम कहते हैं। संकरा करते हैं तो क्या कहते हैं इसको? फ्लूम। 13 नंबर पे बी, जब नहर को हम संकरा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूम। नहर में पानी के प्रवेश पर कंट्रोल रखने के लिए और तथा शाखा नहरों में पानी को उचित बंटवारा करने हेतु बनाया जाता है रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए। कौन सा फ्लूम उत्तम है? कौन सा फ्लूम उत्तम है? बेंचुरी, अपरिगामी तरंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है बी, अपरिगामी तरंग फ्लूम। अपरिगामी तरंग फ्लूम। अपरिगामी तरंग फ्लूम के निश्चरण का सूत्र है Q बराबर प्लस का आंसर आ रहा, Q बराबर हमारा आंसर है 1.7 CD BH की पावर 3/2। नहर क्रॉस रेगुलेटर में पोषक नहर का पानी शाखा नहर के हिट की तरफ मोड़ता है। नहर क्रॉस रेगुलेटर में फीडर नहर का पानी शाखा नहर के हिट की तरफ मोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, शक्ति अच्छा दे रखा है। आउटलेट को गूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, कुलावा। गूल तो बोलते जब से पानी निकल चलता है, रजवा लगता है, कुलावा कहते हैं। सिल्ड कंट्रोल संरचनाएं हैं किंग फल के गिब्बुजरोड सिल्ड, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 3 का डी, उपरोक्त सभी। सिल्ड कंट्रोल करने की संरचनाएं कौन कौन सी हैं? किंग फल के गिब्बुजरोड सिल्ड। नदी नियंत्रण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 1, नदी नियंत्रण का उद्देश्य है नदी का स्पान, निर्धारित संरेखा और अपर्दन, उपरोक्त सभी। नदी कंट्रोल कार्य को वर्गीकरण निम्नलिखित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विसर्जन के लिए कंट्रोल, गहराई के लिए कंट्रोल, अपसाधन के लिए कंट्रोल। भारत में बाढ़ में पूर्वानुमान के लिए मुख्य अभिकरण है
तो बाढ़ का पूर्वानुमान गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है डी, केंद्रीय जल आयोग। एक बेसिन का कैचमेंट क्षेत्र, चलिए तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। नदी 7 कार्य मुख्यतः नाम से जाना जाता है। नदी 7 कार्य मुख्यतः नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। नदी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए जो उपाय व निर्माण किए जाते हैं उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, नदी कंट्रोल निर्माण। हिमालय की सहायता नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, सिंधु और गंगा। क्योंकि हिमालय की जो सहायता नदी है वो सिंधु और गंगा नदी है, क्योंकि ये हिमालय से ही निकलती हैं। प्राकृतिक नदियां जो सूखे पहाड़ों से निकलती हैं वे किसके कारण सूख जाती हैं? बाष्पन और अत्यधिक बड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, जो बाष्पन इवापोरेशन के कारण और खुद पानी सोख लेने के कारण। सी, ए और बी दोनों। जब नदी अपने तल को किसी विशेष अनुलंब ढालने में लगी रहती है तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ए, अभिकृमि नदी। जलोढ़ मैदान में जब नदी इधर उधर भटकती हुई बहती है तो इसे कहते हैं। जलोढ़ मैदान में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, बिसर्पी नदी। जलोढ़ मैदान में जब नदी इधर उधर भटकती हुई बहती है तो इसे कहते हैं बिसर्पी नदी। विसर्पण अनुपात होता है। विसर्पण अनुपात होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, ml/mw। विसर्पण से जहाँ नदी की लंबाई बढ़ जाती है वहाँ कटाव मार्ग से इसकी लंबाई कम हो जाती है और नदी बहने लगती है टेढ़ी मेढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होना चाहिए ए, सीधी। ठीक है। विसर्पण से जहाँ नदी की लंबाई बढ़ जाती है वहीं कटाव मार्ग से इसकी लंबाई कम हो जाती है और नदी बहने लगती है सीधी। तटबंध से लाभ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि इसने कहा नदी प्रवाह पर नजर, निर्माण सरल और बंध की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना सरल है। नदी के तटों की रक्षा करने के लिए और नदी के स्पान को साधने के लिए प्रवाह समकोणिक बनाया जाता है। समकोणिक बनाया जाता है। स्थायी भुजा रोध को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए, ग्रायन। ग्रायन नदी का प्रवाह किसकी तरफ झुका रहता है? 16 का ए, पृथ्वी प्रवाह। नदी के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, पहाड़ी विचरण, डेल्टा विचरण, मैदानी विचरण, उपरोक्त सभी। कटाव मार्ग प्रक्रिया है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक भी कटाव होता है, जाहिर सी बात है, जब पानी का फ्लो होता है तेजी के साथ तो प्राकृतिक भी कटाव होता है।
वाटर लॉगिंग एंड द ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 1, जलग्रस्तता निम्नलिखित द्वारा दूर की जाती है। जलग्रस्तता, जलग्रस्तता निम्नलिखित के द्वारा दूर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है सी, नालियां बनाकर। जलग्रस्तता द्वारा गहरी जुताई, उथली जुताई, सिंचाई। जलग्रस्तता का मतलब होता है कि कहीं पानी भर गया तो वहाँ क्या करेंगे हम, नालियां बनाकर वहाँ का पानी निकालेंगे, तो उसकी जलग्रस्तता को हम दूर कर सकते हैं। सी। 2000 हेक्टेयर कृष्ण नहरी क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, लघु सिंचाई परियोजना। बियर धारा मापी, बेंचुरी मापी फिल्म का प्रयोग नहर का डिस्चार्ज मापने के लिए किया जाता है। जो हम ये लगाते हैं ना, बियर धारा मापी, बियर लगाते हैं, बियर के साथ साथ में बेंचुरी फिल्म, तो नहर का यूज तो डिस्चार्ज मापने के लिए करते हैं। जलग्रस्त क्षेत्र की पूर्ण प्राप्ति के गृहीत उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। तो उत्थान सिंचाई योजना की स्थापना, नहरों का आस्तीकरण, फुल सप्लाई तल का काम करना और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जलग्रस्तता को नहीं बढ़ाता है। तो 5 का आंसर हमारा है सी, बार बार बाढ़ आना। सिंचाई नहर का सबसे अधिक वांछनीय संरेखण किस रेखा के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, कटक रेखा। उन्होंने कहा कि सिंचाई नहर का सर्वाधिक वांछनीय संरेखण किस रेखा के समांतर है, कटक रेखा के। जल गिरसन का कारण है अत्यधिक सिंचाई, क्षेत्र का नीचा होना, भूम जल तल का भूमि के पास होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कह सकते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 7 में डी। कि जल गिरसन का कारण क्या, अगर ज़्यादा पानी भर दिया आपने तब भी पानी रह जाएगा, क्षेत्र का नीचा होना, और अगर कोई एरिया नीचा है तो उसमें पानी भर जाएगा, भूम जल तल का भूमि के पास होना, उपरोक्त सभी। तो जल गिरसन का कारण होता है। जल गिरसन का प्रभाव पड़ता है, तो जल गिरसन का प्रभाव पड़ता है उपज पर, खेत जोतने से स्वास्थ्य पर, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य भी फर्क पड़ता है। जल गिरसन को कम कर सकते हैं। जल गिरसन कर सकते हैं फुल सप्लाई लेवल ऊपर रखकर, फुल सप्लाई लेवल को नीचे रखकर, फुल सप्लाई को जीएल के बराबर रखकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का है बी, फुल सप्लाई लेवल को नीचे रखकर। जब फुल सप्लाई लेवल हमारा ऊंचा होगा तो पानी नीचे की तरफ रह जाएगा, इसलिए फुल सप्लाई लेवल को नीचा रखकर हम जल गिरसन को कम कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, फुल सप्लाई को नीचा रखकर। जलग्रस्तता को दूर रखने के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई है फिलो, स्प्रिंकलर और लिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि कहीं से बोरिंग करके पानी को निकाल कर वहाँ की सिंचाई कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, जलग्रस्तता से दूर रखने के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई है उद्वहन सिंचाई, यानी कि लिफ्ट इरिगेशन। भूमजल पुनः भरण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, नहर सिंचाई को अपनाकर, सघन वनीकरण द्वारा, जलाशयों का निर्माण करके, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12, नगरों में खुले क्षेत्रों में पुनः भूमजल को रोका जा सकता है। नगरों में खुले क्षेत्रों में पुनः भूमजल को रोका जा सकता है। तो 12 का आंसर है हमारा सी, कंक्रीटन के द्वारा। कच्चे बर्म बनाकर मिट्टी के प्रयोग करके, यानी कि कंक्रीटन के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, शहरी क्षेत्र में भूमजल पुनः भरण का उपाय है। गड्ढे भर के, कुएं भरकर, भर पोखर, उपरोक्त सभी। भूमजल पुनः भरण का लाभ है। भूमजल पुनः भरण का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी, इसका भी क्या है, उपरोक्त सभी। कुएं के सूखने का भय नहीं रहता, नलकूप न लगाना, साफ विशुद्ध, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, एक बांध का मौलिक पार्श्व दृश्य होता है। एक बांध का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, एक आयताकार समलंब समभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अब्बा क्षेत्र में रोक बंद चेक डैम का कार्य है। यानी कि रन ऑफ एरिया में चेक डैम का कार्य क्या है? चेक डैम का कार्य क्या है? 16 का सी। सी का मतलब भूमजल ऊपर उठाने में, ग्राउंड वाटर ऊपर उठाने में। जलग्रस्तता को रोकने का उपाय है गूलों का रिसन ज़्यादा करके, सिंचाई तीव्रता बढ़ाकर, नहरों का रिसन कम करके, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, नहरों का रिसन कम करें। जब नहरों से रिसन नहीं होगा तो हम कम होगा तो हमारा जलग्रस्तता ऑटोमेटिक ही रुक जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की जल निकासी नालियां रखनी चाहिए। कब गहरी, अधिक गहरी, अधिक चौड़ी, कोई नहीं। तो अधिक गहरी रखनी चाहिए। निकास नालियां अधिक गहरी होंगी तो हमारा पानी का लेवल निकलने वाले का कितना भी कम होगा तब वो आसानी से उस नाली के जरिए निकल जाएगा। तो ये कुछ हमारे इरिगेशन सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। तो जो सार्थक से मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे ले लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को स्टडी करनी है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये तो खैर 18 क्वेश्चन है, हमें सब पढ़नी है। तो बार बार इनको इसका मैंने PDF भी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है और ये लेक्चर भी मैं आपके ग्रुप में सेंड करूँगा। तो कहीं ना कहीं आप इन लेक्चरों को अच्छी तरीके से बार बार दोहराते रहें, और अगर लेक्चर देखने का मन नहीं है तो कहीं ना कहीं PDF से ही इसकी स्टडी करें। हिमालय की सहायता नदी है, जैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो सिंधु और गंगा ऐसी नदी हैं जो हिमालय की सहायता नदी हैं। और भारत में बाढ़ में पूर्वानुमान के लिए मुख्य अभिकरण जो है केंद्रीय जल आयोग लगाता है। हालांकि शायद इसका नाम अब चेंज कर दिया है उन्होंने, केंद्रीय जल आयोग करता है। नदी कंट्रोल का उद्देश्य क्या है?
फ्रॉक से भी। तो मोगे को हम कुलावा कहते हैं। कुलावा मीन्स किसी को खोल देना। प्रपात का तल की सुरक्षा के लिए पिचिंग की डाल रखा जाता है 1:10। और सीओडी प्रकार का फ्लूम प्रपात होता है। शारदा प्रपात कितने गहरे होते हैं? 160 सेंटीमीटर। शारदा प्रपात मैंने बताया था अभी। शारदा प्रपात कितने होते हैं? 160 सेंटीमीटर। तो शारदा प्रपात को बहुत छोटे छोटे खंडों में सीढ़ियों में बनाया गया है। फ्लूमिंग करने से पानी की गति बढ़ जाती है। और सिल्ट कण जो होते हैं हमारे वो 0.06 mm से 0.002 mm तक होते हैं। 0.06 mm से 0.002 mm तक। तो स्टूडेंट ये कुछ आपके इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और इसके बाद में भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कुछ लेक्चर और लूँगा। तो आप इसके लिए रेडी रहें और कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर को पूरे को सुने। और ये क्वेश्चन आपके आगे किसी कंपटीशन में जेई के एग्ज़ामों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। इसलिए आप इसकी एक नोटबुक बना के चलें। अगर असाइनमेंट नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं इरिगेशन का एक नोटबुक बनाएं, उस पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिखें। और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो चाहे उनको ना लिखें, बट हेडिंग डाल के सारे क्वेश्चनों को आप लिखें, ताकि आप जब रिवाइज करो तो रिवाइज करने में कोई खास परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी से ही आप इसको बना के चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो लगभग ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 1 2 लगभग यहाँ से काउंट हो जाएंगे सारे। 21 तो पहले स्टेप में आए क्वेश्चन। 21 के बाद में हमारे क्वेश्चन आए जी 12 और 21 33 और ये हमारे आए 19। 33 और 19 कितना हुआ? 33 और 19 तो 3 और 9 2 4 5 52। 52 और 18 कितना हुआ? 70। 70 70 और 18 88 क्वेश्चन हो गए 88। अब ये समझ लीजिएगा कि आपने 88 क्वेश्चनों को जो है पढ़ा है, और 88 क्वेश्चनों में अगर आपने 50 क्वेश्चन भी इस तैयार की तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आने वाले एग्ज़ाम में तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, और किसी न किसी कंपटीशन में भी ज़रूर कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट शर्त यह है कि आप बहुत मन की गहराई से इन क्वेश्चनों के आंसरों को पढ़ें।
क्वेश्चन की भाषा समझें, उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर को समझें। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।